हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 की शुरुआत करने वाले हैं। सॉरी, चैप्टर 7 नहीं, क्लास 7 की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 6 में जो भी चैप्टर्स थे, टोटल 11 चैप्टर्स थे, पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी पब्लिक कर दिए हैं हमने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री एनसीईआरटी के नाम से, वहां पे जाके आप उस पूरे के पूरे चैप्टर्स को देख सकते हैं। आपको जरूर उसमें बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेंगी जो नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर। और ये जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का आज फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन एनसीईआरटी पूरी मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक इंपॉर्टेंट ही है, उसमें कुछ भी छोड़ने लायक है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं, थोड़ा इंक चेंज कर देते हैं, कि स्तूप का निर्माण किनके सम्मान में किया जाता था। हमारे पास ऑप्शंस हैं, राजाओं के सम्मान में, या फिर बुद्ध और उनके अनुयायियों के सम्मान में, या देवताओं के, या फिर व्यापारियों के। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछले वाली वीडियोस में भी करा चुके हैं। तो स्तूप का जो निर्माण है वो आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध के अवशेष या फिर उनके जो मतलब कि चेले रहे हैं, शिष्य रहे हैं, उनके अवशेषों पर करवाया जाता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो दूसरा जो है विकल्प वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। और स्तूप क्या है, इनका जो है निर्माण कैसे होता था, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं रहती थी, ये सब हमने कल जो वीडियो पब्लिक किया था यानी कि क्लास 6 का चैप्टर 11, उसमें बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाती है, मेरा डाटा बहुत ज्यादा चला जाता है। चलिए देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि महाभारत वो किस विषय पर आधारित है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, प्रेम कहानी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वैज्ञानिक खोज, या फिर धार्मिक ग्रंथ। तो इसका वो सही आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा। यद्यपि ये एक धार्मिक ग्रंथ टाइप का भी है। आप देखेंगे कि महाभारत जो है वो महाकाव्य है, जिसे वेद व्यास जी के द्वारा संकलित किया गया है। और इसी में आपको देखने को मिलेगा जो मतलब कि गीता का सार है, या गीता का जो संदेश भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जाता है। तो आप लोग इसको एक बार देख करके धार्मिक ग्रंथ कंफ्यूज हो सकते हैं, पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मतलब ऑप्शन बी वाला, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसमें कौरवों की जो महत्वाकांक्षा है वही ज्यादा दिखती है, इसी वजह से ये महाभारत जैसा एक मतलब महासंग्राम हुआ है, बहुत घनघोर टाइप का युद्ध हुआ है, बहुत तबाही हुई है। अगर उन्होंने मतलब पांडवों को उनका हिस्सा दे दिया होता तो फिर इतना ज्यादा जो आतंक मचा वो मचता है। देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3। और जो हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आर्यभट्ट को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, चिकित्सा, दूसरा खगोल विज्ञान और गणित, तीसरा आप देखेंगे कला, चौथा है व्यापार। तो आर्यभट्ट के बारे में हमने जो इसके पहले वाली वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में बताया है, आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि खगोल विज्ञान और गणित। वैसे भी बता देते हैं, जो आर्यभट्ट हैं इनके द्वारा खगोल विज्ञान और गणित में कई सारी संकल्पनाएं दी गई। जैसे आप गणित में देखेंगे कि जो शून्य है ना, शून्य, ये जो शून्य की खोज या शून्य दिया गया है गणित में, ये आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया है। खगोल विज्ञान में आप देखेंगे कि इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, और इसके पहले माना जाता था, यानी कि जब तक आर्यभट्ट ने नहीं बताया था, ऐसा माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, फिर आप देखिए इनके द्वारा क्या बताया गया, इन्होंने चंद्र ग्रहण की जो संकल्पना है वो भी दी थी। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण की जो संकल्पना है वो आर्यभट्ट के द्वारा दी गई। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये समझ लीजिए आप सूर्य है तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये संकल्पना भी आर्यभट्ट के द्वारा दी गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा। और आप एक बात और याद रखिएगा कि जो हम लोग पाई पढ़ते हैं मैथ्स में, तो पाई का मान जो 3.1467 जो भी होता है, तो ये जो मान दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मान भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था, जो कि लगभग सटीक मान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वैसे तो पाई का मान 22/7 भी होता है। तो
तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि खगोल विज्ञान और गणित। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और प्रीवियस जो वीडियोस हैं उन्हें जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पुराणों में किसके बारे में लिखा गया है या लिखा जाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है देवताओं और राजा की कहानियां, दूसरा कह रहे हैं वैज्ञानिक खोज, तीसरा ऑप्शन है कि दैनिक जीवन की जो चर्चा है वो, और चौथा में कह रहे हैं व्यापार मार्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि पुराणों में आप देखेंगे तो मतलब कि देवताओं और राजा की कहानियां हैं उसमें, ठीक है। और साथ में पुराण का जो है अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पुराण मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, पुराण मतलब होता है प्राचीन। और पुराणों का जो संकलन है वो किनके द्वारा किया गया था, तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा पुराणों का संकलन किया गया था। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा पुराणों का संकलन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से लिए गए हैं, कहीं से भी फेरबदल आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग इत्मीनान से इसको देखिए। और अगर आपका मन करे तो आप एक बार बुक को खुद से भी पढ़ लें। बुक को खुद से पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह कराएगा तो कुछ उसको जो सही लगेगा वही करवाएगा, बाकी जो है हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ भी छूटने ना पाए। लेकिन फिर भी आप अगर एक बार मतलब कि वैसे ही चलते फिरते भी बुक पढ़ लेंगे ना तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। और अगर आप बुक डाउनलोड नहीं कर पाते या बुक में डाउनलोड करने में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप कहां से जाकर के वीडियो मतलब कि बुक को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, एनसीईआरटी की बुक। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो डायरेक्ट बुक को भी हम प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कौन सा जानवर महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, घोड़ा, हाथी, गाय, बकरी। तो गाय बकरी का कोई मतलब ही नहीं है, आप समझ सकते हैं कि घोड़ा हाथी में से ही कुछ होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि घोड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ भी आर्यभट्ट से मतलब क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने किस ग्रह का आकार बताया था। हमारे पास ऑप्शन क्या है, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और मंगल। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से ग्रह हैं। अब जैसे आप देखेंगे इसमें पृथ्वी और मंगल यही दोनों ग्रह हैं। चंद्रमा तो जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये तो ऑलरेडी ऑप्शन नहीं होगा। और आप देखिए सूर्य जो है वो एक तारा है, ठीक है, तो सूर्य जो है वो एक तारा है, तो ये भी नहीं होगा। केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि उनके द्वारा मतलब कि चंद्रमा में जो चंद्र ग्रहण लगता है उसके बारे में बताया गया, और पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि वो अपनी धुरी पर घूमती है और साथ में गोल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी ग्रह के बारे में बताया गया है आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। तो आकार ही बताया गया था, मैंने बता दिया कि पृथ्वी का आकार गोल है, तो वही उन्होंने बताया था। चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि स्तूप जो है वो किस तरह से सजाया जाता था। तो स्तूप क्या है, मैंने बताया कि भगवान बुद्ध या फिर उनके जो शिष्य थे उनके अवशेषों पर बनाया गया ये एक तरह से मतलब कि टीला था, ठीक है। तो स्तूप जो है उसका अर्थ भी होता है टीला। आप ये समझें कि एक कब्र टाइप का समझ सकते हैं, तो वही है, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी संकल्पनाएं हैं, संरचनाएं काफी बड़ी बड़ी हैं, तो इस वजह से इसका नाम भी स्तूप या फिर टीला दे दिया गया है। हम देखेंगे इसका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन्हें किस तरह से सजाया जाता था, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, रंग बिरंगे पत्थरों से, दूसरा देखिए सोने और चांदी से, तीसरा कह रहे हैं मूर्तियों से, और चौथा देखिए उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी कि स्तूप को इन सारी चीजों से सजाया जाता था, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। चलिए इसको मैच कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए इसको दरअसल ऐसे क्रॉस करके मैच करना है। स्तूप जो है उसके सामने धार्मिक ग्रंथ लिखा है, महाभारत कह रहे हैं, खगोल विज्ञान, पुराण, बौद्ध धर्म, आर्यभट्ट, महाकाव्य। तो ये बहुत इजी से हो जाएगा। जैसे आप स्तूप देखिए तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। जो महाभारत है वो एक महाकाव्य है। और महाभारत के बारे में एक और भी चीज जाने रही है कि जो महाभारत है उसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, और उसका नाम है
अभी नहीं याद आ रहा है, अभी याद आएगा तो बताएंगे। फिर देखिए पुराणों को आप कहाँ से मिला देंगे, तो जो पुराण है वो धार्मिक ग्रंथ है और आर्यभट्ट जो है वो खगोल विज्ञान, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, आप हमें बता सकते हैं जो हमारा महाभारत है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया नाम है, बस अभी मेरे माइंड से स्किप कर गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में जो विदेशी शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उसको विदेशी कहते थे, या दूसरा कह रहे हैं कि एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया करते थे। और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, केवल एक सही है, बी वाले में कह रहे हैं केवल 2 सही है, सी देखिए कह रहे हैं ए और बी दोनों सही है, डी आप देखिए कि ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि बी वाला जो है वो ठीक है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में ही तो दिया है, नहीं हाँ ए में ही दिया है, पहला वाला ही ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये ए वाला ही सही है, यानी कि गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उसको विदेशी कहा जाता था। मध्यकाल में ये विदेशी शब्द आया था। अभी तो जो लोग अपने ही गांव से बाहर कहीं जाते हैं कमाने के लिए उनको बोल दिया जाता है परदेश गए हैं। गांव में हमारे सुना है हमने, एक लोग बोलते हैं परदेश गए हैं भैया कमाए खातिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप देखिए कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र, जो सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया था पहला वाला, वो कब बनाया गया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1153, 1154 या 1151 या फिर 1156। तो सही आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी 1154। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और हाँ ये देखिए पहली बार जो मैप बनाया गया था वो यही वाला मैप है, ये एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया गया, उसके बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप का जो है एक हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए किनके द्वारा बनाया गया, तभी यहाँ पे दिखाया गया है, अल अदरीशी नामक एक व्यक्ति हैं अरब के, उनके द्वारा बनाया गया है। फिर से देख लीजिए ये हमारा मैप दिखाया गया है, ठीक है, पहली बार जो मैप बनाया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया गया है कि जो पहला मानचित्र है ये जो है अरब भूगोल वेत्ता जिनका नाम था अल इद्रीसी, इनके द्वारा बनाया गया था 1154 में। ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला जो मतलब मैप बनाया गया है वो किनके द्वारा बनाया गया है, तो अरब के थे एक भूगोल वेत्ता जिनका नाम था अल अद्रीसी, ठीक है, इनके द्वारा 1154 में बनाया गया। तो ये यहाँ पे जो नक्शा बनाया गया जो भी हमने आपको दिखाया उसके बारे में बता रहे हैं कि यह उनके द्वारा बनाया गया दुनिया का एक बड़ा मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है, बाकी इन्होंने बनाया यही वाला मैप था पूरे वर्ल्ड के लिए। आगे देखिए फिर कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ये हमने देखा। एक और आपको भी मानचित्र दिखाया गया है मैप, उसमें बता रहे हैं कि एक अन्य जो है मानचित्र जो कि फ्रांसीसी जो है मानचित्रकार थे जिनके द्वारा 1720 में बनाया गया था, अभी आपको दिखाते हैं वो वाला भी। और यहाँ आपको एक बात देखना है कि दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें आपको काफी सारा अंतर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जो अल अद्रीसी जो अरब के थे इनके द्वारा जो नक्शा बनाया गया है उसमें आप देखेंगे कि दक्षिण भारत जो है वहां पे दिखाया गया है जहां आज हम उत्तर भारत देखते हैं, यानी कि जहां आज हम लोग जहां सपोज ये समझिए कि जहां हम लोग आज जम्मू कश्मीर को देखते हैं उस दिशा में इनके द्वारा कन्याकुमारी को दिखाया गया था, ठीक है। यानी कि जो हम लोग उत्तर भारत आज पढ़ रहे हैं उसको इन्होंने दक्षिण भारत में दिखाया था। और भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप भी ऊपर की तरफ है, यानी कि ऐसा नहीं है। अभी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में ये वाला जो रीजन है यहाँ पे श्रीलंका है, लेकिन आप देखेंगे कि ये चित्र जो है ये ना ऊपर साइड है और यहाँ पे आपको श्रीलंका मिल जाएगा। तो आप इसको पलट के देख लीजिएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये पहला मैप है, अगर आपको समझ आए तो आप समझ लीजिएगा, मुझे थोड़ा कम ही समझ आया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हमारा मतलब कि 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं कि मध्यकाल में जो राहट शब्द है या राहट, दरअसल ये कोई शब्द नहीं है, एक यंत्र है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, सिंचाई के लिए, सूत कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए या मिट्टी का सामान बनाने के लिए। सॉरी। तो आप देखिए कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि सिंचाई के लिए। तो राहट शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वो सिंचाई के लिए किया जाता था। और ये देखिए मैंने राहट का चित्र भी लगा दिया है, आप इसको इत्मीनान से देख लीजिए, ये राहट का चित्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो मानचित्र 1 और मानचित्र 2 है, इनको कितने वर्षों के अंतराल पे बनाया गया था। यानी कि जो हमने देखा कि पहला मानचित्र अरब के एक भूगोलवेत्ता थे अल अदरीसी, इनके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद फिर आप 1720 के आसपास देखेंगे एक फ्रांस के मतलब कि चित्रकार थे या मतलब कि मैप बनाने वाले थे, इनके द्वारा बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इन दोनों मैपों के मध्य में कितने वर्षों का अंतराल है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, 500 वर्ष, 600 वर्ष, 300 वर्ष या 200 वर्ष। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि 600 वर्षों के बाद, यानी कि 600 वर्षों के अंतराल पे पहला और दूसरा मैप बनाया गया है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला एकदम ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा वाला जो मैप है वो आपको दिखा दिया गया है। इसमें तो देख के लग भी रहा है जो आज हमारा वर्तमान में भारत है, सेम सेम वैसे दिख भी रहा है। देखिए ये गुजरात वाला रीजन, ये दक्षिण भारत वाला रीजन, यहाँ देखिए श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई गई हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें आपको जो बताया गया है हमारे बुक में। तो ये देखिए कि इसमें जो दिया गया चित्र है उसमें आपको कुछ जाने पहचाने नाम मिल जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है यहाँ आपको दिख रहा है कहीं पे, लेकिन आप इतना तो हम लोग आइडिया लगा ही सकते हैं कि यहीं पे कहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यहीं पे आ जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पहला और दूसरा जो मानचित्र है इसको बनने में लगभग 600 वर्षों का अंतराल रहा है। यानी कि जो पहला मानचित्र बनाया गया अल अदरीसी के द्वारा और जो दूसरा मानचित्र बनाया गया फ्रांस के जो चित्र मतलब कि मैप बनाने वाले थे उनके द्वारा, तो इसमें 600 वर्षों का अंतराल आपको देखने को मिल जाएगा। और इस कालावधि में उप महाद्वीप के बारे में सूचनाएं भी काफी चेंज हो गई हैं। और ये जो नक्शा है ये हमें ज्यादा परिचित लगेगा, देखने से भी लग रहा है कि हाँ हमारे ही भारत का मैप है। फिर आप देखिए उसमें विशेषकर जो तटीय इलाके हैं उनके बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के जो नाविक और व्यापारी थे वो अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। और आगे चल के चैप्टर 6 में थोड़ा डिटेल में ये बताया गया है। तो ये वाला जो मैप है ना, इसी का यूज किया जाता था नाविकों के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमने देख लिया, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। मुसलमानों का पूछा जा रहा है जिंद अविश्ता, बाइबल, कुरान शरीफ या खलीफा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ जो है वो मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। जिंदा अवस्था तो ईरान वाला है ना, जो मतलब कि जिंदा अवस्था हमने देखा था चैप्टर 1 में ही, 6 क्लास के चैप्टर 1 में ही देखा था, तो इसको वहां से देख लीजिएगा। ऋग्वेद से थोड़ा मिलता जुलता सा है ये। बाइबल हमने देखा था कि ईसा मसीह के जो भी मतलब संदेश हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और खलीफा तो एक धार्मिक पद है, मतलब कि धर्म गुरु का पद है कुल मिलाकर के मुसलमानों के लिए, इवन अब है भी नहीं, पहले था ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, कुरान शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजपूत है, राजपूत एक शब्द है, इसके बारे में कह रहे हैं कि कौन से वर्ण में होने का दावा करते हैं। यानी कि कौन कौन से वर्ण हैं जो राजपूत होने का दावा उस टाइम पे किया करते थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन में आप देखिए क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन है शूद्र, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो भैया जो क्षत्रिय हैं वही राजपूत होने का दावा करते थे, लेकिन आगे देखेंगे भी आपको इनके बारे में और सारी जानकारी मिलेगी। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि ये एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम जो है वो राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र के नाम से पड़ा है। यानी कि ये जो आया है शब्द राजपूत, ये यहाँ से निकला है कि राजा का जो पुत्र होता है वो राजपुत्र है या राजपूत है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि 8वीं से 14वीं सदी के मध्य में ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उन समूह के लिए प्रयुक्त होने लगा जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा किया करते थे। और जो राजपूत शब्द है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आ जाते थे जो पूरे उप महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है, तो ये मतलब केवल राजा का ही खानदान नहीं आता था इसमें, जो भी अन्य लोग सैनिक के रूप में काम किया करते थे पूरे उप महाद्वीप में या मतलब कि शासकों की सेनाओं में काम किया करते थे, तो वो सारे लोग भी इसमें शामिल हो जाते थे। आगे हम देखेंगे कि कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता
प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। तो कौन कौन जो है, तो कवि और जो चारण होते थे, इनके द्वारा राजपूतों की आचार संहिता और साथ में उनके द्वारा जो भी पराक्रम और अपने स्वामी के प्रति जो स्वामी भक्ति है उसका गुणगान किया जाता था। और इस युग में आप देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से इनका मतलब कि राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ जो है वो मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं है। कह रहे हैं कि मध्य काल में समाज के अंदर नए वर्ग मतलब कि एक नए वर्ग का विकास हुआ जिसे हमने राजपूत कहा। आपको बताना है कि राजपूत वर्ग में या राजपूत समूह में कौन कौन शामिल हैं। तभी हमने ऊपर ही देखा है तो ये आपको समझ आ ही जाएगा कि सामंत, सेनापति, सैनिक, ये सारे लोग इसमें शामिल थे, यानी कि ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा ही है तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि मानचित्र 2 हमने देखा कि पहला मानचित्र अलदृशी ने बनाया, दूसरा वाला किन के द्वारा कब बनाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, यूरोपीय चित्रकार 1715, दूसरा कह रहे हैं अरब चित्रकार 1721, तीसरा आप देखिए फ्रांसीसी चित्रकार 1720, या फिर चौथे में देखिए कि भारतीय चित्रकार 1720। तो भारतीय चित्रकार का तो कोई महत्व ही नहीं है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि फ्रांसीसी चित्रकार थे, उनके द्वारा 1720 में मानचित्र दूसरा बनाया गया है। यहाँ देख लीजिए, हमने आपको फिर से बता दिया है कि 1720 में इनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था, यानी कि खलीफा के पद को जो लोग मानते थे अपने धार्मिक गुरु के रूप में, वो कौन से समुदाय के लोग थे। आप देखेंगे कि मुसलमानों में भी 2 समुदाय हैं, शिया और सुन्नी, तो आपको इसी में बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, पहला है सुन्नी, दूसरा है शिया, तीसरा कह रहे हैं मतलब सुन्नी और शिया दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सुन्नी, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है, ए जो है वो सही हो जाएगा कि खलीफा के प्रभुत्व को जो सुन्नी समुदाय के मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उन्नति कब से कब तक हुई है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 700 से 1750 ईस्वी के मध्य, दूसरा कह रहे हैं कि सन 600 से 1650 के मध्य, सॉरी, तीसरा आप देखिए कि सन 700 से 1000 के मध्य, या फिर डी में देखिए कि 800 से 1250 के मध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि 700 से 1750 के मध्य जो है सबसे ज्यादा उन्नति हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली से जुड़ा जो मुस्लिम समुदाय था वो कौन सा था। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे जिनका नाम था अली, उनके साथ या उनके जो फॉलोअर्स थे वो एग्जैक्टली कौन से समुदाय से थे, हमें यही बताना है। हमारे पास पहला ऑप्शन है उलेमा हदीस। तो ये जो उलेमा होते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं वैसे इनके यहाँ उलेमा होते हैं, और हदीस तो एक पुस्तक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा कह रहे हैं शिया, तीसरा देखिए हम्फी या फिर शफी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि शिया। तो शिया समुदाय के लोग जो है वो अली के फॉलोवर थे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो सन 700 से 1750 ईस्वी के मध्य में नई नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, आप देखें कि उनमें कौन कौन सी प्रौद्योगिकी शामिल है। पहला ऑप्शन क्या है, सिंचाई में आप देखें कि राहट की सुविधा आ गई, कताई में चरखा आ गया, तीसरा कह रहे हैं कि युद्ध में बारूद वाले हथियार आए, और चौथा कह रहे हैं कि ये सभी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें एकदम सही दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 700 से 1750 ईस्वी के मध्य में जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उसमें आप देखिए कि सिंचाई करने के लिए राहट की जो सुविधा है जिसका हमने चित्र ऊपर आपको दिखाया वो आ गया, कताई करने के लिए चरखा आ गया, चरखा से कताई हुई सूत की फिर अच्छे से कपड़े बनाए जाने लगे, फिर देखिए युद्ध में जो है वो बारूद वाले हथियार आ गए हैं। तो आप देखिए कि जो पानीपत का युद्ध हुआ है, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध, सॉरी जो पानीपत का ही युद्ध था जिसमें
पानीपत की तराइन का युद्ध था, पानीपत का ही था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, कैसे लिखा रहा है, का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था ना, 1526। तो उसमें आप देखिए कि जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ है 1526, उसमें बारूद वाले जो हथियार है वो यूज किए गए थे बाबर के द्वारा। तो पानीपत का ही था मेरे ख्याल से। तराइन का युद्ध तो मतलब कि उनके साथ हुआ था ना, तो ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए इसको। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, इनके बारे में आप जान लीजिए। ये राहट का यहाँ मैंने फिर से चित्र लगा दिया है। तो ये देखिए आपसे बता रहे हैं कि सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं, और वो बड़े पैमाने और अनेक तरह के जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में यहाँ आपसे कह रहे हैं कि इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में आप देखें राहट, कताई में देखिए चरखा, और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाले जो हथियार हैं वो इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि इस उप महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आ गया। जब बाहर से लोग आए हैं तो खान पान और साथ में जो रहन सहन पहनावा है और साथ में अपना जो कल्चर है, अपना जो मतलब कि चित्र वगैरह है, चित्रकारी करने की जो मतलब कला है, वो सारी चीजें लेकर के आए थे। ऐसा थोड़ी ना है कि वहां पे सब छोड़ के आए। जो जब लोग आते हैं तो अपना कल्चर अपने साथ लेकर के आते हैं। तो वही आप देखिए कि ये सारी चीजों के साथ साथ आप देखिए कि खान पान भी आया। जैसे खान पान में आप देखिए कि आलू का खान पान, हमारे यहाँ आलू जो है खाई जाने लगी, मक्का जो है वो भी खाया जाने लगा, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ फिर खाने पीने में यूज़ होने लगी। फिर आप देखिए कि ध्यान रहे, ये जो तमाम परिवर्तन हुए हैं, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल जो है वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। यानी कि 700 से सन 700 से 1700 की आक्रांता का सफल आक्रमण माना जाता है, वो 712 ईस्वी में माना जाता है। कब? तो 712 ईस्वी में माना जाता है। और किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। और ये मोहम्मद बिन कासिम जब हमारे यहाँ आक्रमण किए, धीरे धीरे आप देखेंगे एक के बाद एक आक्रांता आते गए और हमारे यहाँ मुस्लिम जो शासन है उसकी स्थापना होती चली गई। फिर आप देखेंगे मतलब इन लोगों के बाद आप देखिए फिर दिल्ली सल्तनत आ गया। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर आप देखेंगे कि मुसलमानों में अकबर वगैरह यानी कि जो मुगल काल है वो चलने लगा। तो ये जो है 712 से आते हैं। और आप देखें कि जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हो जाता, ये आज़ाद होना ठीक नहीं है, आप देखिए कि जब तक जो है मतलब विदेशी नहीं आए, यानी कि पश्चिम संस्कृति को लेकर के जो अंग्रेज हैं वो नहीं आ गए, तब तक इनका टाइम पीरियड खूब अच्छे से चलता रहा। जैसे कि आप देखिए कि 712 में पहला सफल आक्रमण चला है और 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई है तो औरंगजेब ही एक मतलब कि सफल शासक माने जाते हैं। लास्ट जो बलशाली रूलर थे मतलब मुस्लिमों में या फिर मुगलों में, वो यही माने जाते हैं। उसके बाद तो जो भी शासन मतलब कि जो भी शासक आए हैं मुगल में, वो सब मतलब बेकार ही थे, उनकी अपनी कोई मतलब की महत्वाकांक्षा नहीं थी, पावर कुल मिलाकर के नहीं थी। और आगे चल करके जो 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है, उसके बाद तो जो थोड़ी बहुत बची खुची इनकी इज्जत थी वो भी एकदम ही समाप्त हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ आपको बताया गया है कि सन 700 से लेकर के 1700 तक आप देखिए कि जो भी परिवर्तन हुए हैं उसमें आप देखिए कि सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ और साथ में सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ है। तो जो लोग बाहर से आक्रांता हमारे यहाँ आए, उन लोगों ने इन सब में परिवर्तन किया। फिर चाहे वो खान पान का मतलब परिवर्तन हो या पहनावे का परिवर्तन हो। जब वो लोग हमारे यहाँ आए तो अपने यहाँ का जो कल्चर है, अपने यहाँ की जो संस्कृति है, अपने यहाँ का जो खान पीन है, सब कुछ यहाँ पर लेकर के आ गए। साथ में पहनावा भी यहाँ पर लेकर के आए। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या था, हमारे यहाँ महिलाएं साड़ी पहना किया करती थी और जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहनते थे। लेकिन जब मुस्लिम यहाँ पर आ गए तो देखिए पुरुष धोती कुर्ता को छोड़ करके इवन पहनते थे, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि कुर्ता और जो है पजामा पहनने लगे। महिलाएं जो है वो सूट सलवार भी पहनना स्टार्ट कर दी। तो ये सारी चीजें जो परिवर्तन हुए हैं, खान पान में भी देखिए पहले हम लोगों के यहाँ आलू नहीं था तो हम लोग आलू नहीं खाया करते थे, पर हमें समझ नहीं आता फिर हम लोग खाते क्या थे एग्जैक्टली। अभी भी घर में बताया जाता है कि पहले जो है हम लोगों के यहाँ बहुत सारा अरहर हुआ करता था, बहुत सारा चना होता था, जौ का जो है आटा खाया जाता था, बजरी का आटा खाया जाता था। लेकिन
अभी अभी हम लोगों को यहाँ क्या खाया जा रहा है, गेहूं का आटा खाया जाता है, अरहर की दाल खाई जाती है, चना वगैरह तो बहुत मुश्किल से हो पाता है, अगर आप बो देंगे तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि साल भर किसी तरह से वो भी मुट्ठी मुट्ठी खाया जाए तो हो जाए। बाकी पहले बहुत सारा हुआ करता था, क्विंटल क्विंटल भर भरे रहते थे। तो ये सारे जो परिवर्तन हुए हैं अभी, तो ये मतलब थोड़ी बहुत चीजें हैं। अब तो लोग इन सब चीजों को उगाना ही बंद कर दिए हैं, मोटे अनाज खाने का जो चलन है वो थोड़ा कम हो गया है, तो वो सारी चीजें अलग है। लेकिन आप देखिए कि उस टाइम पे इस तरह के परिवर्तन हुए, लोग बाहर से आए तो हमारे यहाँ ये सारी चीजें, नई नई चीजें लेकर के आए, तो उसको हमारा जो समाज है उसने एक्सेप्ट किया और अपने समाज में उसको घोल मेल दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं बता दे रही हूँ कि 712 में जब ये मोहम्मद बिन कासिम हमारे यहाँ आते हैं ना, तो जो वो जजिया वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा कि जजिया कर लगाया जाता था। तो सर्वप्रथम जो जजिया कर है इन्हीं के द्वारा सिंध पर लगाया गया था। ठीक है, तो सिंध वाला क्षेत्र जो है वहां पे सर्वप्रथम जो जजिया है, भारत देश में सर्वप्रथम जो जजिया लगाया गया वो सिंध में और इसी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण बच्चे और जो महिलाएं थी उनके ऊपर ये नहीं लगाया जाता था। लेकिन आगे चल के जो एक लोग फिरोज शाह तुगलक आते हैं ना, उनके द्वारा ये जो जजिया कर है वो ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी याद आ गया, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। हमारे पास कथन क्या है, पहला कथन कह रहे हैं कि मिन्हाज-ए-सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के रहने वाले निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और आपको बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं इसमें आप देखेंगे कि इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है, तो चलिए यहाँ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको हिंदुस्तान शब्द के बारे में बताया गया है और बता रहे हैं कि आज हम जिस हिंदुस्तान या जिस भारत शब्द का बात करते हैं वो आधुनिक भारत राष्ट्र है, यानी कि उसको हम लोग भारत कहते हैं। फिर आप देखिए कि 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार जिनका नाम है मिन्हाज-ए-सिराज, इनके द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो उसका आशय किससे था, तो उसमें आप देखें कि पंजाब वाला मतलब कि जो राज्य है वो शामिल था, हरियाणा शामिल था तथा गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके थे वो शामिल था। यानी कि दक्षिण भारत का वहां मतलब कि कोई नामो निशान ही नहीं था जो मिन्हाज-ए-सिराज के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का यूज किया गया वो। ठीक है, तो उसमें कौन कौन शामिल था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो उसमें शामिल था पंजाब वाला मतलब कि रीजन, हरियाणा वाला तथा जो गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके हैं वो। ठीक है, फिर आप देखिए कि उसने यानी कि मिन्हाज-ए-सिराज ने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और दिल्ली के सुल्तान जो है आगे चैप्टर ही है, इसमें हम लोग देखेंगे। फिर आप देखिए कि सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी कि जो हिंदुस्तान शब्द है उसमें आप देखेंगे कि दक्षिण भारत को इन लोगों के द्वारा कभी भी शामिल नहीं किया गया। फिर देखिए इसके विपरीत आप देखिए कि 16वीं सदी में जब बाबर आए तो उनके द्वारा भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया और उनके द्वारा इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया गया था। किनके द्वारा, बाबर के द्वारा। कब किया गया, 16वीं सदी में। ठीक है, फिर आगे देखिए कि ये प्रयोग 14वीं सदी के जो कवि थे अमीर खुसरो, उनके द्वारा प्रयुक्त एक शब्द था हिंद। ठीक है, हिंद के समान ही कुछ कुछ था। ठीक है, फिर आप देखिए जहां मगर जो है जहां भारत को एक भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़ रहे थे जो कि आज हम जोड़ते हैं। यानी कि वो लोग मतलब भारत देश को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, भारत देश में तो चीजें शामिल हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है उसमें वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़ रहे थे। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो मतलब कि वो उत्तर से लेकर के पूरा दक्षिण तक है, तो इस तरह की जो मान्यता है वो इन लोगों के द्वारा नहीं दी जा रही थी, जो भी इनके द्वारा लेख वगैरह लिखे गए हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25
कह रहे हैं कि पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में, स्कूलों में या घरों में। तो घरों और पुस्तकालय इन सब में नहीं रखा जाता था। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि अभिलेखागारों में ये रखा जाता था। चलिए देख लेते हैं कि ये अभिलेखागार होता क्या है एग्जैक्टली। तो एक ऐसा स्थान जहां पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, अभिलेखागार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी नस्तलीक लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी, यानी कि कौन सी तरफ से लिखना स्टार्ट होता था और कहाँ जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, पहला ऑप्शन है बाएं से दाएं ओर, दूसरा कह रहे हैं दाएं से बाएं ओर, तीसरा कह रहे हैं का और खा दोनों, और चौथा कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी जो नस्तलीक लिपि है वो। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन की लिखावट की एक ये विभिन्न शैली है, जिसमें आप देखेंगे कि फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होने के कारण जो नस्तलीक लिपि है उसमें बाईं ओर में वर्ण जोड़ करके उसको धारा प्रवाह रूप से पढ़ा या लिखा जाता था। और जो फारसी अरबी है इनके जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना थोड़ा आसान भी हुआ करता था, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है वो क्या पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि उसे, ये एक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया जा रहा है, आपको बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या था एग्जैक्टली, शासक है वो, थे, हैं क्या, अब तो सब निपट गए कह रहे हैं कि उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान यानी कि गजनी, जिसको गज्जन भी कहा जाता था, उतनी दूर तक इनका जो है मतलब कि राजकाज फैला हुआ था। आप देखिए जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत जो कि द्रविड़ वाला रीजन है वो भी आ जाता था, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। आपको बताना है कि ये किन के बारे में यहाँ पे हम वर्णन किया गया है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या फिर महमूद गजनवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो हो जाएगा हमारा बलबन। ठीक है, तो बलबन के द्वारा ये जो है साम्राज्य बनाया गया था। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा साम्राज्य जो है उस टाइम पे किसका था, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो किसके समय काल में था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में था। लेकिन ये जो ये मतलब की चीजें बताई गई हैं ये बताई गई हैं बलबन के बारे में हमारे एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बलबन वाला कहाँ है, ए, वो ठीक हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन बुलेट फॉर्म में आप इसको देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, इनके द्वारा अपना पहला जो वृत्तांत है वो 1356 में, और दूसरा जो है इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 58 में, 56 के बाद 57 58 ही आएगा ना, में लिखा गया था। और दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों का जो मतलब इतिहासकार जो है उनको पहली वाले जो वृत्तांत है उसकी जानकारी ही नहीं थी, और ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं जाकर के दबा हुआ पड़ा था। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी थे, इनके द्वारा अपना जो पहला वृत्तांत है वो कब दिया गया था, तो 1356 में दिया गया था। तो लेकिन इतिहासकारों को इनके बारे में जानकारी थी ही नहीं, तो हमारे लिए 1356 वाला जो साल है वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आप देखिए कि एक मतलब कि पंचायत टाइप का है उसके बारे में बताया गया था, तो मैंने इसको बता दिया ताकि दिक्कत ना हो आपको। कह रहे हैं कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जो जातियां हैं वो स्वयं अपने अपने नियम बनाया करती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा के द्वारा करवाया जाता था, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के जो मतलब की रीति रिवाज थे उनका पालन भी करना पड़ता था, और इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर के वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो जाति पंचायत है इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट क्या है, तो भाषा और क्षेत्र के बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे सब इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि 1318 में जो कवि थे अमीर खुसरो, इनके द्वारा एक बात पर गौर किया गया था, और वो बात कौन सी थी, तो वो बात ये थी कि इस देश के यानी कि भारत देश के बारे में इनके द्वारा बताया गया है कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही भाषा बोली जा रही हो, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री। और ये द्वार समुद्री कहाँ की भाषा थी, अब जब एग्जैक्टली लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो द्वार समुद्री है वो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा थी। ठीक है,
फिर आप देखिए तेलंगानी, जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी। गुजरी, ये जो गुजरी भाषा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में बोली जाती थी। माअबारी, ये जो माअबारी जो भाषा है ये तमिलनाडु में बोली जाती थी। जो गौड़ी भाषा है वो बंगाल में बोली जाती थी। अवधी जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। और जो हिंदवी है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी। हिंदवी जो शब्द है ये यूज भी इन्हीं के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। तो ये कहाँ की भाषा थी, हमें याद रखना है कि दिल्ली के आसपास वाले जो इलाके थे उनकी भाषा थी हिंदवी। ठीक है। फिर आप देखिए कि अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी। मतलब ये सारी तो क्षेत्रीय भाषाएं थी ही, इनके अलावा एक अन्य भाषा थी संस्कृत, जो कि एक विशेष वर्ग की भाषा थी। ठीक है। और यह एक प्राचीन मतलब भारतीय भाषा है जिसको हर कोई व्यक्ति नहीं जानता था, केवल ब्राह्मण ही जानते थे। ठीक है। तो उनकी एक अलग ही अपनी भाषा थी ब्राह्मणों की, कि वो लोग संस्कृत बोला करते थे। आम जनमानस जो है वो उस भाषा को जानते नहीं थे, अर्थात उससे परिचित नहीं थे। ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसको भी देख लीजिए कि 19वीं सदी में जो है एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उनके द्वारा भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा गया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ये कौन से इतिहासकार हैं, आप लोग अगर मुझे कमेंट कर सके तो कर सकते हैं आगे, हालांकि जो अन्य चैप्टर्स हैं उसमें ये मिलेगा ही। ठीक है। तो ये जो है ये रहा आज का अपना पूरा वीडियो। आगे देखिए आपके लिए होमवर्क, जैसे कि रोज हम कुछ ना कुछ देते हैं, सारी चीजें हमने बताई हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप इसे जरूर कर लेंगे। अगर मन करे तो कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है और उसके बाद कमेंट भी किया है। ठीक है। तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है पूरा का पूरा। सॉरी, ये 3 जो मतलब इसको नहीं करना आपको, क्या हो रहा है एक सेकेंड। तो ये वाला जो है ये नहीं करना आपको, केवल यही जो का खा गा वाला पॉइंट है ये आपको करना है, कमेंट करना है। और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहीं से मैंने लिया हुआ है, तो इसको आप कमेंट करिएगा। चलिए, आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बड़ा बड़ा थैंक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने क्लास 6 की जो वीडियोस हैं उन्हें नहीं देखा है तो जा करके चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे देख लीजिए पूरी वीडियोस देख करके। तभी अगर आप जो है मतलब कि क्लास 7 पे आएंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, क्रम से रहेंगी चीज़ें तो ठीक रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।